वेलकम स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। आज हमारी वीडियो नंबर 75 है। तो आप देखेंगे, तो इस वीडियो को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। हमारी जो लास्ट वीडियो हुई थी 74 वीडियो में हमने लेसन नंबर 7 को कंप्लीट करा दिया है। अरे बात समझ में, लेसन नंबर 7 लास्ट 74 में कंप्लीट हो चुका था, जिसमें मैंने आपको कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर ये पढ़ाया था। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो बनेगी वीडियो नंबर 75, इस वीडियो नंबर 75 में मैं स्टार्ट करा रहा हूं लेसन नंबर 12। लेसन नंबर 12 जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति। तो आज की जो हमारी वीडियो 75 है उसमें हम स्टार्ट करा रहे हैं लेसन नंबर 12, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। हमारी जो वीडियो नंबर 64 है, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, वीडियो नंबर जो 64 है उसकी जो पहली वीडियो है, वीडियो नंबर जो 64 है उसमें मैंने जनरली इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, लाइट के बारे में बताया था। तो वो चीज उसमें आप देख सकते हैं। अब जो 75 है तो आप नोट कर लें, वीडियो नंबर 64 में मैं आपको लाइट का इंट्रोडक्शन समझा चुका था। आ रही बात समझ में? अब जो ये 75 वीडियो बनेगी उस टॉपिक के बाद जो अगले टॉपिक आ रहे हैं उनसे रिलेटेड है। आ रही बात समझ में? यानी कि 64 में आपको इस पूरे लेसन का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? आप देख लीजिएगा, नोट कर लें इस वीडियो नंबर 64। अब ये जो वीडियो 75 बनेगी, इसमें उस वीडियो के जो लास्ट वाला टॉपिक उससे अगले वाले टॉपिक से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और बाकी का थोड़े बहुत मैं रिवीजन आपको यहाँ पे कराई दूंगा। तो अब चलिए लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा था लाइट के बारे में। व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा था। प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसका संचरण सूक्ष्म कणों के रूप में होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका संचरण सूक्ष्म कणों के रूप में हो रहा है, और जब ये ऊर्जा के सूक्ष्म कण संचित होकर हमारी आंख की रेटिना से आके टकराते हैं तो ये क्या उत्पन्न करते हैं बेटा? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? दृष्टि संवेदना। आ रही बात समझ में? दृष्टि संवेदना का मतलब होता है किसी वस्तु को देखने की क्षमता को उत्पन्न करना। क्लियर? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका जो संचरण होता है वो सूक्ष्म कणों के रूप में होता है, छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। ठीक है, और जैसे ही ये ऊर्जा के कण संचित होने के पश्चात हमारी आंख की रेटिना से टकराते हैं, टकराने के पश्चात ये क्या करेंगे भैया? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करेंगे। इसके पश्चात ये कण जैसे ही किसी वस्तु पर जाकर गिरेंगे तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगेगी। यही जो घटना होती है ऊर्जा के कणों की, जो ये घटना होती है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। दस क्लियर? ओके। उसके बाद हमने थोड़ी चर्चा की थी नेचर ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में। तो आपको मैं मोटा मोटा सा बता देता हूं, हालांकि मैं यह सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रकाश की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ लाइट। क्लियर? तो ध्यान दें बेटा, मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग अवर सिलेबस, हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाश की प्रकृति का प्रकाश की प्रकृति को डिफाइन करने वाले 4 साइंटिस्ट थे। नंबर 1 न्यूटन, नंबर 2 हाइगेंस, नंबर 3 मैक्सवेल, और नंबर 4 मैक्स प्लांक। अब इनकी हल्की हल्की सी जानकारी मैं आपको देता हूं, और वो हल्की हल्की जानकारी इसी वजह से दी जा रही है कि मैं आपको ये ऑलरेडी वीडियो नंबर 64 आप देख लें, इनको डेप्थली समझा चुका हूं। ठीक है, तो देखिए बेटा, न्यूटन ने कणिका सिद्धांत के माध्यम से, कौन सा सिद्धांत है भैया? कणिका सिद्धांत। तो न्यूटन ने कणिका सिद्धांत के माध्यम से प्रकाश की प्रकृति को डिफाइन किया था और बताया था कि प्रकाश का निर्माण कणिकाओं से मिलकर हो रहा है।
सॉरी, प्रकाश का निर्माण कणिकाओं से मिलकर हो रहा है और कणिकाएं भी अपने आप में सूक्ष्म होती हैं। ओके, नेक्स्ट हाइगेंस। हाइगेंस ने बताया था कि कोई भी जो लाइट है, प्रकाश है, इस प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? द्वैती। द्वैती का मतलब दो प्रकार की, एक होती है कणीय और एक होती है तरंगीय। ठीक है, तो हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, एक कणीय और दूसरी तरंगीय। दूसरा, हाइगेंस बताते हैं कि प्रकाश को तरंगों के रूप में संचित कराने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। और माध्यम एक काल्पनिक भौतिक राशि होती है, काल्पनिक भौतिक कारक होता है। और सबसे पहले जिस काल्पनिक माध्यम में हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को संचित कराया उसका नाम रखा गया था ईथर। क्या नाम रखा गया था? ईथर। ओके। थर्ड, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ढंग से सुन लीजिएगा, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की प्रकृति को डिफाइन किया था और उन्होंने कहा था कि जो गुण साधारण प्रकाश की तरंग के अंतर्गत होते हैं वही विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत पाए जाते हैं। कहने का मतलब मैक्सवेल ने बहुत ही कम शब्दों में और सटीक शब्दों में एक ही बात कह डाली थी, और वो बात क्या थी बेटा? कि विद्युत चुंबकीय तरंग ही क्या है? प्रकाश है। यानी कि सेम प्रॉपर्टी उन्होंने देखी, किसकी? विद्युत चुंबकीय तरंगों की और प्रकाश की तरंगों की। ठीक है। आफ्टर ऑल, अगर हम बात करें मैक्स प्लांक, ठीक है, तो अब हम यहां से आगे अगर मैक्स प्लांक की बात करते हैं, हाँ बच्चों, मैक्स प्लांक ने क्या बताया प्रकाश की प्रकृति के बारे में? मैक्स प्लांक कहते हैं कि कोई भी जो प्रकाश है ना, वो प्रकाश हमें कंटिन्यूटी का मतलब लगातार, सतत रूप में प्राप्त न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। आ रही बात समझ में? तो मैक्स प्लांक ने क्या बात कही है? मैक्स प्लांक ने कही है कि कोई भी जो प्रकाश है वो हमें सतत या लगातार रूप में प्राप्त न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में प्राप्त होता है। ये बात किसने बताई थी? मैक्स प्लैंक ने। और इस कंडीशन में किसी भी फोटोन की उत्सर्जित ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए उन्होंने सूत्र दिया था E=h न्यू बराबर होता है बेटा C/λ। तो फंक्शन आ गया था हमारे पास Sc/λ। कैस क्लियर? ये वैल्यू निकल कर आ रही थी। ठीक है, अब हम यहां से आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहां से आगे आप कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, क्या टॉपिक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक आता है बेटा हमारा तरंगाग्र। तरंगाग्र जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं बेटा? वेव फ्रंट, तरंगाग्र। क्लियर? कैसे इसको मतलब आप डिफाइन करोगे कि तरंगाग्र क्या होता है? याद कीजिए 11th क्लास को। 11th क्लास में मैंने आपको वेव्स पढ़ाई हैं और वेव्स में मैंने आपको तरंगाग्र के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सिखाया है मैंने आपको कि तरंगाग्र होता क्या है। तो सेम वही तरंगाग्र आप यहाँ पर पढ़ेंगे और ये तरंगाग्र किसके लिए जाना जाएगा भैया? प्रकाश के लिए। क्लियर? तो बहुत ही ढंग से स्लोली धीरे धीरे मैं इसकी परिभाषा को बोल रहा हूं, आप अच्छे से सुन लीजिएगा। फिर इसको मैं बोर्ड पर डिफाइन करूंगा कि वाकई में तरंगाग्र होता क्या है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, अगर कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, तरंगाग्र किसे कहते हैं, आ रही बात समझ में, तो आप क्या परिभाषा दोगे? आप कहोगे कि सर यदि किसी माध्यम में, आ रही बात समझ में, यदि किसी माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए, ढंग से सुन लीजिएगा, रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिसमें उपस्थित सभी कण उस तरंग की समान कला में क्या करें बेटा? कंपन करें। उस तरंग की समान कला में क्या करें? कंपन करें। ऐसा जो पृष्ठ होता है उसे हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं।
दैट्स क्लियर। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुन लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, तरंगाग्र की परिभाषा। तो तरंगाग्र की परिभाषा बनती है कि यदि किसी माध्यम में हम एक ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें उपस्थित सभी कण उस तरंग की समान कला में क्या करें, कंपन करें। उस तरंग की समान कला में क्या करें, कंपन करें, तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है बेटा, तरंगाग्र। अब तरंगाग्र की परिभाषा को समझने से पहले एक नई चीज आती है हमारे पास, माध्यम। इसकी परिभाषा को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है। हालांकि किसी भी माध्यमिक प्रारूप में ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने आपको तरंग को संचित करना सिखाया था, तो हम देख सकते हैं द पोजीशन ऑफ मीडियम, ठीक है बेटा। तो एक्सिस y एंड y डैश, यहां से ये कोई तरंग संचित हो रही है, हो रही है बेटा। तो आपको सबसे पहले बता देता हूं, ये जो अर्धचंद्रमाकार आकृति दिखाई दे रही है आपको, यानी कि किसी भी कण का अपनी मूल स्थिति से तय किया गया अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम। किसी भी कण का अपनी मूल स्थिति से तय किया गया अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम। तो ये अर्धचंद्रमाकार आकृतियां जो बन रही हैं, ये सभी किसको व्यक्त कर रही हैं, आयाम को, ठीक है। अब आप देखेंगे समान कला क्या है। यहां से कणों का वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है, ये वाइब्रेशन ऐसे जा रहा है, लगातार जा रहा है ना, तो तरंग की समान कला, यानी कि मान लीजिए कण अब यहां से वाइब्रेट हो रहे हैं, ये लगातार यहां जा रहे हैं, तो कण समान कला में कंपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास नॉर्मली माध्यम है, इसके बारे में डेप्थ जानकारी हम आगे लेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको एक बात और सिखाई थी कि किसी भी तरंग का जो समीकरण हम ज्ञात करते हैं, उस तरंग का समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। तो तरंग के विस्थापन का समीकरण, तो तरंग के विस्थापन का समीकरण कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिए। देखो बेटा, जैसे कि यहां पर ये कोई तरंग संचित हो रही है ना, तो ये आयाम बन रहे कि नहीं बन रहे। ये हमारे पास मीडिएटर लाइन है, माध्यमी रेखा। इस मीडिएटर लाइन से ऊपर जो आयाम बन रहा है वो कहलाता है श्रृंग, और इस मीडिएटर लाइन से जो आयाम नीचे बन रहा है वो क्या कहलाता है, गर्त। श्रृंग, गर्त, ध्यान रख सकते हैं इन चीज़ों को, 11वीं क्लास में ऑलरेडी आपको बता दी गई थी। अब कोई भी तरंग श्रृंग से गर्त में भी संचित हो सकती है, और बेटा गर्त से श्रृंग में भी हो सकती है ना। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, आप ध्यान दें। तरंग के विस्थापन का समीकरण हम निकाल रहे हैं। नंबर 1, सिचुएशन कुछ हमें इस टाइप से प्राप्त हो रही है, और इस टाइप से, तो बेटा ये इसके द्वारा तय किया गया अधिकतम विस्थापन हो गया। अब इस विस्थापन का समीकरण निकालना है। तो विस्थापन के समीकरण का सूत्र होता है बेटा, कैसे बना, तरंग का विस्थापन बराबर, तरंग का विस्थापन बराबर आयाम इनटू तरंग का त्रिकोणमितीय अनुपात इनटू कोणीय आवृत्ति इनटू समय। जनरली ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है पूरा का पूरा, कोणीय आवृत्ति इनटू समय। अरे बात समझ में, बिकॉज वी नो दैट अबाउट ऑल्सो, कि आप जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी। अरे बात समझ में, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, विस्थापन y, आयाम a। ध्यान रखिए, अगर तरंग श्रृंग से
गर्त में मूव हो रही है तो टिग्नोमेट्री जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, साइन। तो आप देख सकते हैं शृंग से गर्त में जा रही है तो टिग्नोमेट्री फंक्शन क्या आएगा, साइन, कोणीयावृत्ति ओमेगा, टाइम क्या बन जाएगा, टी। ये बन गया नॉर्मली। दूसरा नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो 11th क्लास चीज़ है, अभी इसमें आपको और आगे बड़ी बड़ी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। सेकेंडरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कोई भी वेव स्टेप से मूव हो रही है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ES के द्वारा तय किया गया अधिकतम विस्थापन y। अब यहाँ पे देखेंगे आप जो तरंग है वो गर्त से शृंग की ओर जा रही है, यानी कि बॉटम टू टॉप। तो अगर तरंग बॉटम टू टॉप जा रही है तो टिग्नोमेट्री रेशियो आता है कॉस। फॉर्मूला आपके पास लिखा पड़ा ही है, तो डिस्प्लेसमेंट y, एम्पलीट्यूड a, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड देन टाइम t। तो ये बन गया बेटा तरंग का समीकरण। इस हिसाब से आपके पास तरंग रोटेट हो रही है। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए, समान कला और विपरीत कला, ध्यान दें। समान कला, समान कला यानी कि सेम फेज, सेम का मतलब समान, फेज का मतलब कला। समान कला क्या होती है आप देखेंगे, ये किसी मीडियम में ये कोई पहली वेव ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल का मतलब संचरित हो रही है। अब ये कोई दूसरी तरंग है, तो आप कह सकते हो ये दोनों तरंगें कौन सी कला में है बेटा, समान कला में। देख सकते हैं पहले एक संगति दूसरी जा रही है कि नहीं जा रही है, आयाम छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन दोनों की कला कैसी है, सेम है, जा रही कि नहीं जा रही है। ठीक है। नंबर 2, असमान कला, जैसे हम कहते हैं अनइक्वल फेज, ठीक है ना, असमान कला। पहली तरंगे जा रही है तो दूसरी अपोजिट वे में जाएगी इस टाइप से। ठीक है, ये हो गई असमान कला, ये हो गई समान कला। क्लियर? अब ये चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत कंपलसरी था, तब जाकर अब ये चीज़ हमारे समझ में आ जाएंगी तो हम तरंगाग्र के बारे में आगे पढ़ेंगे। देख लीजिए एक बार इसको। तो देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे आगे तरंगाग्र के बारे में। तरंगाग्र, क्लियर? ध्यान दीजिए। एक्चुअली तरंगाग्र की जो परिभाषा है वो मैंने अभी आपको बताई थी कि यदि किसी माध्यम में हम एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करें जिसमें उपस्थित सभी कण उस तरंग की समान कला में क्या करें, कंपन करें। तो आप देखेंगे ये हमारे पास कोई भी एक तरंग संचित हो रही है, हो रही बेटा। अब ये किसकी तरंग है, प्रकाश की तरंग है, दैट्स कॉल्ड इज लाइट वेव्स। प्रकाश की तरंग है ये, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि यहां से देख लीजिए, देखो 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5। भाई ये लाइट वेव्स है तो ऑब्वियसली सी बात है प्रकाश की तरंग है तो न्यूटन के अनुसार किससे मिलकर बनी है? कणिकाओं से। कणिका क्या है? सूक्ष्म पार्टिकल ही तो है। तो ये प्रकाश तरंग है तो इसके अंदर सूक्ष्म पार्टिकल है। अब इनका वाइब्रेशन कुछ इस टाइप से हो रहा है, जैसे कि वापस से आ रहा है पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। सॉरी, ठीक है। अब वापस से ये आगे मूव करेंगे तो फिर भी ऐसे करेंगे। तो देखिए ये एक तरंग संचित हो रही है और ये पूरा मीडियम है, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, हमारी परिभाषा के अनुसार, हमारी परिभाषा ने क्या कहा कि यदि किसी माध्यम में, ये हमारा माध्यम, यदि किसी माध्यम में हम एक ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें उपस्थित सभी कण उस तरंग की समान कला में क्या करें? कंपन। अब देखिए मैं एक पृष्ठ खींच रहा हूं, खींच लिया मैंने एक पृष्ठ। अब देखो बेटा इस पृष्ठ में थोड़ा सा तिरछा हो गया है, एक मिनट रुकिए। एक पृष्ठ खींच लिया मैंने। इस पृष्ठ की उपस्थिति में ये वाला भाग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। इसमें जो पार्टिकल्स हैं ना उनका वाइब्रेशन देख लीजिएगा आप, ये हो रहा वाइब्रेशन। अब उसके बाद नंबरिंग कंडीशन से पहले 1 2 3 4 5, वापस से मैंने एक फेज और यहाँ एक पृष्ठ और लिया। यहाँ पे मैंने देखा सर एक के संगत एक वाइब्रेट हो रहा है, 2 के संगत 2, 3 के संगत 3, 4 के संगत 4, 5 के संगत 5। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समान कला में कंपन हो रहा है। अब जैसे कि आप ऊपर देख लीजिएगा, जैसे कि एक पृष्ठ आपने ये ले लिया और दूसरा पृष्ठ आपने ये ले लिया। अब आप यहाँ पे वाइब्रेशन देखिए, देखो बेटा 1 के संगत 1, 2 के संगत 2, 3 के संगत 3, 4 के संगत 4 और 5 के संगत 5। ऊपर नीचे यानी श्रृंग और कट दोनों में देख लीजिएगा, आपको समान कला में ये कण कंपन करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। ऐसा पृष्ठ है, उसको क्या कहेंगे बेटा हम? तरंगाग। तरंगाग बोले तो वेव फ्रंट। तो बेटा नॉर्मल सी परिभाषा बन गई तरंगाग्र की। यदि किसी माध्यम में हम एक ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें उपस्थित सभी कण उस तरंग की समान कला में क्या करें? कंपन करें, क्या कहते हैं उसे? तरंगाग्र, या जैसे हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। क्लियर? तो ध्यान दें। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तरंगाग्र के प्रकार। तो ध्यान दें बेटा, तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 बिंदुवत या गोलीय तरंगाग्र। नंबर 2 बेलनाकार या रेखीय तरंगाग्र। नंबर 3 समतल तरंगाग्र। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं तरंगाग्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो तरंगाग्र कितने प्रकार का हो गया बेटा? 3 प्रकार का। नंबर 1 बिंदुवत, या जिसे हम क्या कह सकते हैं? गोलीय तरंगाग्र। नंबर 2 बेलनाकार, या जैसे हम क्या कह सकते हैं? रेखीय तरंगाग्र, यानी हम उसको कह सकते हैं लीनियर वेव फ्रंट, या उसको हम कह सकते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट।
क्लियर? इसको आप कह सकते हो पॉइंट वेव फ्रंट, या इसको आप कह सकते हो स्पैरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि गोले तरंगाग्र है ना। ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र। क्लियर? तो देख लीजिए एक बार। अब इनकी जो डेफिनेशंस है ना, जनरली इनकी डेफिनेशंस को आप इनके नाम से ही याद रख सकते हैं। बिंदुवत या गोले तरंगाग्र, बेलनाकार या रेखीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, इनकी जो भी डेफिनेशंस हैं इनको आप इनके नाम से ही याद रख सकते हैं। तो इनकी डेफिनेशंस क्या बनती है आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। बिंदुवत और गोले तरंगाग्र की परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा बनती है बेटा, यदि प्रकाश स्रोत कैसा है? बिंदुवत है। यदि प्रकाश स्रोत कैसा है? बिंदुवत है, तो उससे निकलने वाला जो प्रकाश होगा वो कौन सा तरंगाग्र होगा बेटा? गोलीय तरंगाग्र। ठीक है ना। यदि प्रकाश स्रोत कैसा है? बिंदुवत है, तो उससे निकलने वाला प्रकाश गोलीय तरंगाग्र रूप धारण करेगा। अब रेखीय तरंगाग्र तो क्या परिभाषा बन रही है कि यदि प्रकाश स्रोत कैसा है बेटा? रेखीय है, लीनियर है। आ रही बात समझ में? प्रकाश स्रोत कैसा है बेटा? लीनियर है। देखिए अब आपको बेलनाकार स्थिति में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये तो बन गया बिंदुवत तरंगाग्र, ये बन गया रेखीय तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, ये तो और भी इजी है। समतल तरंगाग्र की परिभाषा होती है कि जब बिंदुवत और रेखीय दोनों प्रकार के तरंगाग्रों की क्या बढ़ जाती है? दोनों के मध्य की दूरी बढ़ जाती है, तो मध्यस्थ स्थिति में जो प्रकाश प्राप्त होता है वो समतल तरंगाग्र के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इसके सिचुएशंस को जनरेट कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको अभी इसकी नॉर्मली नाम की वाली परिभाषा बताई है कि बिंदुवत तरंगाग्र की परिभाषा क्या बनेगी कि भाई अगर प्रकाश स्रोत कैसा हो? बिंदुवत हो, तो उससे निकलने वाला जो प्रकाश होगा वो हमें गोलीय तरंगाग्र रूप में प्राप्त होगा। बेलनाकार रेखीय तरंगाग्र की परिभाषा क्या बन रही है कि यदि प्रकाश स्रोत कैसा हो? रेखीय हो या बेलनाकार हो, तो इस कंडीशन में जो हमें तरंगाग्र प्राप्त होगा वो बेलनाकार तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र की परिभाषा क्या बनती है? समतल तरंगाग्र की परिभाषा बनती है कि जब रेखीय एवं बिंदुवत दोनों प्रकार के प्रकाश स्रोतों के मध्य की दूरी बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन में जो मध्य भाग का जो हमें प्रकाश होगा वो कौन से तरंगाग्र के रूप में प्राप्त होगा बेटा? समतल तरंगाग्र के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली मैं आपको वीडियो नंबर 64 में ढंग से बता चुका हूँ। तो एक बार ये मान लीजिए कि आपका रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? रिवीजन। तो एक बार देख लीजिए। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या, द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण, तरंगाग्र का निर्माण कैसे किया जाता है, ये सब कुछ आपको जो भी टॉपिक्स हैं इन सभी की जो जानकारी मिलेगी वो आपको मिलेगी अगले लेक्चर में। पहली बात। दूसरी बात क्या है बेटा? ये जो चैप्टर्स हैं थोड़े थ्योरेटिकल हैं। आ रही बात समझ में? कैसे हैं? थ्योरेटिकल हैं, तो इनके समझने पर आप ज़्यादा फोकस करें। जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर फोकस करें। 100% गारंटी दे रहा हूँ, पूरा का पूरा यहीं याद करा दूंगा। बस आप वीडियोस को पूरा अंत तक ढंग से देखें। ठीक है, थैंक यू।